कहानी का शीर्षक है घमंडी बहू। रीना शहर में अफसर के पद पर कार्यरत है। आज रीना के घर पर पार्टी चल रही थी। शहर के कई सारे मेहमान आए हुए थे, जिसमें से बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत बड़ी और शानदार थी। सभी लोग रीना की तारीफ कर रहे थे। एक स्टाफ बोली, मान गए रीना मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने, मज़ा आ गया। दूसरी स्टाफ बोली, क्यों नहीं पार्टी रीना मैम की हो और फीकी रहे, ऐसा हो सकता है भला। रीना हर तरफ से अपनी तारीफ सुन फूले नहीं समा रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास आशा देवी पर गई, जो दूर कोने में बैठी उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर रीना का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उनका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्ला कर बोली, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं, लोग क्या सोचेंगे? मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी तो है ना। शराब के नशे में रीना चिल्लाते हुए उंगली दिखाते हुए, सुनिए, ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। आशा देवी को खूब खरी खोटी सुनाई। आशा देवी चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रहीं और आंसू बहाती रहीं। आशा देवी दुखी होकर मन ही मन सोचती हैं, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा, पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही है विनाश को लेकर, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। अपने पुराने दिनों में खो गईं। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद के आगोश में थे। और मैं 60 साल की आशा देवी गाजीपुर के इस छोटे से कस्बे में खंभे से आती रोशनी में बाहर बैठकर कपड़े सी रही थी। आशा देवी, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये ब्लाउज किसी भी हालत में राधा मेम साहब को देना है। आशा देवी की बूढ़ी आंखों में नींद बहुत थी। उनके हाथ भी थक रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था, काम पूरा करना था हर हाल में। हालांकि कुछ देर बाद नींद जब ज़्यादा हावी होने लगी तो वो उठकर गईं और अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उनकी बहू रीना, जो आशा देवी के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती। मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। आशा देवी, अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल तक ख़त्म करना ही है। देख, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नज़दीक है ना? तेरी तैयारी तो सही से हो रही है ना? रीना, हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। आशा देवी, क्या तय कर लिया है? यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे की परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर आशा देवी ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, बहू, ऐसा भूल कर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं करेगी तू पास परीक्षा? ज़रूर करेगी, मेरा मन कहता है। अरे इतनी मेहनत करती है तू, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा देवी अपनी बहू रीना को सगी माँ की तरह प्यार करती थीं।
1 साल पहले की बात है। रीना अपने पति राकेश और सासू माँ आशा देवी के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। राकेश भी काल के गाल में समा गया। आशा देवी और रीना भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, लेकिन रीना और आशा देवी को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भुला सकते थे। रीना: अरे कई लोग मर गए तो फिर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान आपने? क्यों? राकेश के बिना मैं कैसे जीऊँगी? आशा देवी: हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होनी का लिखा कौन मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने आशा देवी को तोड़ दिया था। रीना की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। आशा देवी: बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। रीना: लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा भी नहीं रही। आशा देवी: बहू, राकेश का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है, अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना होगा। रीना: लेकिन माँ जी कैसे सब कुछ होगा? राकेश की कमाई से ही तो घर चलता था, अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे जलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा? और कैसे सारी चीज़ें संभलेंगी? आशा देवी: बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो वो मैं संभाल लूँगी। राकेश के पिता जब राकेश 8 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूँगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उनकी बात को सुनकर रीना ने कहा, माँ, क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लिया करूँगी, मैं संभाल लूँगी घर। आशा देवी: नहीं बहू, अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ, बस मन लगाकर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। आशा देवी सिलाई का काम करने लगी और रीना ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फ़ीस, किताबें, कॉपियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ आशा देवी के कंधों पर था। आशा देवी खूब मेहनत करती। धीरे धीरे उनकी मेहनत और रीना की लगन के कारण उसने बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में पास की। रीना: ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। आशा देवी: अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है। रीना: माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद रीना सिविल सर्विस की तैयारी करने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए रीना थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते थे। आशा देवी: जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की बहू? तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा, मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार आशा देवी के विश्वास और रीना की मेहनत का फल
कुछ इंतज़ार के बाद मिल गया। रीना का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो आशा देवी रीना को पकड़कर इतना रोईं कि रीना को कहना पड़ा, माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। फिर आपकी आँखों में इतने सारे आंसू क्यों? आशा देवी, ये आंसू जमा थे बहुत दिनों से। ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है न, तो फिर ये आँखों के पोरों का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगा कि आशा देवी और रीना की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ज़िंदगी एक और अध्याय लेकर आशा देवी के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया था। अब वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती। शोहरत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब जताती। एक दिन की बात है, रीना ऑफिस में बैठी थी और वो किसी औरत को डांट रही थी। रीना, अरे दिमाग खा गई हो तुम तो मेरा। दूर हटो मुझसे। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। औरत, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैम? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ? अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूँगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ खड़ी थी, वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर रीना अपने पिछले दिनों में पहुँच गई। आशा देवी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उनकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आया। रीना, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण हूँ, और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, ज़रूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं? क्यों? मुझसे गलती हुई है, भारी गलती। मुझे ये गलती सुधारनी है। रीना ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपका दिया है। आपके चलते लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ये भूल कर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। रीना अपनी सास के पाँव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन आशा देवी तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। रीना को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा तो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता? आज उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। आज उसने कसम खाई कि वो सेवा भाव से कार्य करेगी, किसी से घूस नहीं लेगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।